बरसात के दिनों की शुरुआत थी। आकाश में हल्के हल्के बादल मंडरा रहे थे, मानो धरती को एक नया वरदान देने से पहले सोच विचार कर रहे हों। ऐसे ही एक सुबह मोहन नाम का एक मजदूर अपना फावड़ा और रस्सी कंधे पर रखकर सेठ राधेश्याम के विशाल खेत की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि आज का दिन भी पसीने और मेहनत से भरा होगा, पर उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। वह अपनी नियति से संतुष्ट था, क्योंकि उसका विश्वास था कि ईमानदारी से कमाया गया एक रोटी का टुकड़ा बेईमानी से कमाए गए सोने के ढेर से कहीं बेहतर होता है। मोहन का जीवन उस छोटे से गांव के लिए एक जीती जागती मिसाल था। 40 वर्ष की उम्र में भी उसके हाथों में वही ताकत थी जो युवावस्था में हुआ करती है। वह अकेला रहता था। उसकी पत्नी का देहांत कई साल पहले ही हो गया था और उनके कोई संतान नहीं थी। लोग कहते थे कि मोहन ने अपना सारा प्यार और ऊर्जा अपने काम में डाल दी है, और शायद यही कारण था कि उसके हाथ जो भी छूते वह सफल हो जाता। सेठ राधेश्याम अपने खेतों में कुएं खुदवाना चाहते थे, ताकि आने वाले गर्मियों के महीनों में उनकी फसलों को पानी की कमी न झेलनी पड़े। और इस काम के लिए उन्होंने मोहन को चुना था, क्योंकि पूरे गांव में मोहन से बेहतर और ईमानदार मजदूर कोई दूसरा नहीं था। जब मोहन खेत पर पहुंचा तो सेठ राधेश्याम पहले से ही वहां मौजूद थे। सेठ की आंखों में व्यापार की चालाकी और दूरदर्शिता साफ झलकती थी। आ गए मोहन, सेठ ने कहा। इस कोने में कुआं शुरू करना है। जमीन नरम है, बरसात का पानी अभी तक सूखा नहीं है, शायद जल स्तर जल्दी मिल जाए। मोहन ने विनम्रता से सिर हिलाया और अपना फावड़ा उठा लिया। उसकी पहली चोट जमीन पर पड़ी और मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में फैल गई। घंटों तक वह लगातार खोदता रहा। सूरज आकाश में चढ़ता गया और उसकी किरणें तीखी होती गईं। मोहन का शरीर पसीने से तरबतर हो गया, पर उसके हाथों में कोई कमी नहीं आई। वह जानता था कि यह कुआं न सिर्फ सेठ की बल्कि पूरे गांव की प्यास बुझाएगा, क्योंकि सेठ हमेशा गरीबों को अपने कुएं से पानी लेने की अनुमति देते थे। दोपहर तक वह लगभग 15 फीट नीचे जा चुका था। तभी उसके फावड़े को कुछ कठोर लगा। उसने सोचा शायद कोई पत्थर है। उसने और सावधानी से खोदना शुरू किया। फावड़े की नोक एक मिट्टी के बर्तन से टकराई, जो किसी जमाने में लाल रंग का रहा होगा, पर अब उस पर मिट्टी और समय की मोटी परत जमी हुई थी। मोहन ने अपने हाथों से उस घड़े को सावधानी से बाहर निकाला। वह भारी था। उसने झटका दिया तो अंदर से धातु के टकराने की आवाज आई। दिल की धड़कन तेज करते हुए उसने घड़े का ढक्कन हटाया और फिर उसकी सांसें रुक सी गईं। घड़े के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे, जो सदियों पुराने लग रहे थे, पर उनकी चमक समय की धूल के नीचे भी मरी हुई नहीं थी। एक पल के लिए मोहन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने उसकी सारी जरूरतें तैर गईं। टूटी हुई झोंपड़ी की मरम्मत, नए कपड़े, अच्छा खाना, बुढ़ापे की चिंता से मुक्ति। यह खजाना उसे जीवन भर सुख देने से कई गुना बड़ा था। कोई नहीं जानता था कि उसे यह मिला है। वह चुपचाप इसे लेकर भाग सकता था, पर फिर उसने अपना सिर हिलाया, मानो कोई बुरा विचार दूर कर रहा हो। नहीं, उसने अपने आप से कहा, यह जमीन सेठ की है। जो इस जमीन में दबा है वह सेठ का ही है। मैं सिर्फ एक मजदूर हूं। मेरा काम खोदना है, चोरी करना नहीं। उसने घड़े को अपने कपड़े से साफ किया और ऊपर लेकर आया। सेठ राधेश्याम एक पेड़ के नीचे बैठे हिसाब किताब देख रहे थे। मोहन घड़ा लेकर उनके पास गया और बिना कुछ कहे उनके सामने रख दिया। यह क्या है मोहन? सेठ ने हैरानी से पूछा। जमीन से मिला सेठ जी। आपकी जमीन, आपका खजाना, मोहन ने सीधे सादे शब्दों में कहा। सेठ ने घड़े का ढक्कन खोला और सोने के सिक्के देखकर उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने कभी इतना सोना एक साथ नहीं देखा था। वह मोहन की ओर देखते रहे, जिसके चेहरे पर न तो लालच था न ही कुछ पाने की उम्मीद। सिर्फ शांत संतोष था, जैसे उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया हो। मोहन, सेठ ने गदगद स्वर में कहा, तू यह सब लेकर भाग सकता था। कोई नहीं जानता, फिर भी तूने मेरे पास लाकर रख दिया। क्यों? मोहन मुस्कुराया। सेठ जी, मेरे पिता हमेशा कहते थे, बेटा, ईमानदारी का एक सिक्का लालच के सोने के ढेर से ज्यादा कीमती होता है। मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। सेठ राधेश्याम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उस दिन मोहन की ईमानदारी की कीमत समझी, जो उनके पूरे व्यापारिक जीवन में किसी ने नहीं दिखाई थी। उन्होंने फैसला किया। उन्होंने घड़े के सिक्के आधे आधे करके 2 ढेर बनाए। ये ले मोहन,
सेठ ने एक ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह आधा हिस्सा तेरा है, तेरी ईमानदारी की कीमत है। मोहन ने इनकार किया, नहीं सेठ जी, मैंने तो बस अपना काम किया है और मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। सेठ ने दृढ़ता से कहा, अगर तूने यह खजाना छुपा लिया होता तो मुझे कुछ नहीं मिलता। तूने मुझे आधा दिया है, इसलिए तुझे भी आधा मिलेगा, यह न्याय है। मोहन ने सेठ की दृढ़ इच्छा शक्ति देखी तो उसने विरोध नहीं किया। उस रात मोहन अपनी झोंपड़ी लौटा तो उसके पास सोने के सिक्कों का एक छोटा खजाना था, पर उससे भी बड़ा खजाना था सेठ राधेश्याम का सम्मान और विश्वास। उस रात उसकी नींद बहुत गहरी और शांत थी। अगले कुछ दिनों में मोहन ने उस सोने का उपयोग करने के बारे में सोचना शुरू किया। उसने फैसला किया कि वह एक छोटी सी किराने की दुकान खोलेगा, जहां गांव के लोग जरूरत की चीजें सही दाम पर खरीद सकेंगे। सेठ राधेश्याम ने न सिर्फ उसे जमीन दी, बल्कि उसके व्यापार के गुण भी सिखाए। दुकानदारी में सबसे जरूरी चीज है विश्वास मोहन, सेठ ने कहा, और तू विश्वास पैदा करना जानता है। और इस तरह गांव के चौराहे पर मोहन जनरल स्टोर खुल गया। दुकान छोटी थी, पर मोहन की मुस्कान और ईमानदारी उसे विशाल बना देती थी। वह कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाता था, चाहे उसके पास पैसे न हो। उसका व्यवहार ऐसा था कि लोग उससे सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि जीवन के सुझाव भी लेने आते थे। मोहन की प्रसिद्धि गांव की सीमाओं को पार करने लगी, पर हर सफलता की कहानी में एक चुनौती छिपी होती है। सेठ राधेश्याम का एक बेटा था, विक्रम। वह आलीशान शहरी शिक्षा पाकर लौटा था, पर उसकी आंखों में पैसे का लालच और पिता की संपत्ति पर अधिकार का भाव था। जब उसने सुना कि एक साधारण मजदूर को उसके पिता ने सोने का आधा हिस्सा दे दिया है, तो उसका खून खौल उठा। उसने इसे अपनी विरासत की चोरी समझा। एक शाम जब मोहन दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, विक्रम अंदर आ धमकाया। उसकी नजरें गुस्से से चमक रही थीं। तू वही मजदूर है ना जिसने मेरे पिता को बेवकूफ बनाया? विक्रम ने घुरघुराते हुए कहा। मोहन ने शांति से उत्तर दिया, मैं मोहन हूं भैया, और मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। सेठ जी ने अपनी इच्छा से मुझे वह दिया जो मेरा हक था। हक? विक्रम ने ठठाकर हंसते हुए कहा, तू एक मजदूर है, तेरा हक सिर्फ मजदूरी लेना है, सोना नहीं। तूने चालाकी से मेरे पिता को फंसा लिया, पर अब मैं हूं, मैं तुझसे वह सब वापस लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यह कहकर विक्रम दुकान से बाहर निकल गया, पर उसकी आंखों में जो खतरनाक चमक थी वह मोहन को चिंता में डाल गई। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अंधेरा घिर रहा था और मोहन की ईमानदारी की रोशनी को अब एक नई चुनौती का सामना करना था। उसने दुकान का ताला लगाया और घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन से ही विक्रम ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। उसने गांव में अफवाह फैलाई कि मोहन ने ईमानदारी का ढोंग करके सेठ से सोना ठगा है, और असल में वह पहले से ही धनी था। कुछ लोगों ने इस पर विश्वास किया, कुछ नहीं, पर मोहन ने किसी से कोई बहस नहीं की। वह चुपचाप अपना काम करता रहा, अपनी दुकान में ग्राहकों की सेवा में लीन। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, विक्रम अपने दो मित्रों के साथ मोहन के दुकान की एक खिड़की तोड़ी और अंदर से कुछ कीमती सामान चुरा ली। पर चोरी करने के बाद विक्रम ने एक और काम किया। उसने मोहन के दुकान में बिस्तर के नीचे सेठ के घर से चुराए हुए कुछ गहने छिपा दिए। यह उसकी शातिर चाल थी। सुबह होते ही हंगामा मच गया। सेठ राधेश्याम के घर से गहने गायब हो गया और मोहन की दुकान से सामान चोरी हुआ था। विक्रम सबसे आगे खड़ा होकर चिल्ला रहा था, मैंने कल रात आवाज सुनी थी, चलो मोहन की दुकान में तलाशी लेते हैं। भीड़ दुकान पर जमा हो गई। सेठ राधेश्याम का चेहरा गंभीर था। जब तलाशी शुरू हुई और विक्रम ने बिस्तर के नीचे से अपने ही घर के गहने निकालकर दिखाए, तो सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें मोहन पर टिक गईं, जो शांत खड़ा था। उसकी आंखों में निर्दोषता का भाव था, पर दुख था। मोहन, यह क्या? सेठ ने कठोर स्वर में पूछा। मैं निर्दोष हूं सेठ जी, मोहन ने दृढ़ता से कहा। मैं चोरी नहीं करता, यह कोई षड्यंत्र है। झूठ! विक्रम चीखा। गिरफ्तार करो इसे। तभी मोहन ने एक अप्रत्याशित बात कही, रुकिए, अगर मैं चोर हूं तो मेरे पास सेठ जी का और भी सामान होना चाहिए, है ना? मेरी पूरी झोंपड़ी और दुकान की तलाशी लीजिए, हर कोना देख लीजिए। विक्रम को यह सुनकर खुशी हुई। उसे लगा मोहन अपनी हार स्वीकार रहा है। सेठ के आदमी पूरी तलाशी ली, पर सेठ के घर का एक भी और सामान नहीं मिला।
उल्टे मोहन की एक पुरानी अलमारी में से एक डायरी मिली जिसमें हर दिन का हिसाब था। किस गरीब को कितना सामान उधार दिया, किसने कब वापस किया। एक पन्ने पर लिखा था, आज सेठ जी ने जो सोना दिया उसका एक भी सिक्का मैंने अपने लिए नहीं खर्च किया, सब इसी दुकान और गांव की भलाई में लगा दूंगा। डायरी पढ़कर सेठ की आंखें भर आईं। विक्रम बेचैन हो रहा था। तभी गांव का एक बुजुर्ग जो रात में जागता था आगे आया। मैंने कल रात 3 लोगों को दुकान के पीछे देखा था, उसने कहा। उनमें से एक की आवाज तो विक्रम जैसी लगी। सब कुछ पलट गया। विक्रम पकड़ा गया। सेठ राधेश्याम ने दुखी होकर अपने बेटे से पूछा, क्यों किया तूने यह? विक्रम गुस्से में बोला, क्योंकि यह मजदूर हमारी संपत्ति पर क्यों हक जमाए? मैं आपका बेटा हूं। तभी मोहन ने शांत स्वर में विक्रम से कहा, भैया, संपत्ति पर हक नहीं, विश्वास पर हक होता है। सेठ जी ने मुझे सोना नहीं, विश्वास दिया था, और आज तुमने वही विश्वास तोड़ा है। यह सुनकर विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखें छलक आईं। मोहन ने सेठ से विनती की कि विक्रम को माफ कर दें, क्योंकि सुधार का मौका हर किसी को मिलना चाहिए। इस घटना ने विक्रम का हृदय परिवर्तन कर दिया। वह मोहन के पास आया और माफी मांगी। मोहन ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब तुम भी मेरे भाई हो, आओ मिलकर इस दुकान को चलाएं। विक्रम का हृदय परिवर्तन कोरे शब्द नहीं रहा। वह सचमुच मोहन का सच्चा सहयोगी और भाई बन गया। उसने अपनी शहरी पढ़ाई का ज्ञान दुकान के हिसाब किताब और प्रबंधन में लगाया, और मोहन की ईमानदारी और जनसंपर्क ने मोहन विक्रम जनरल स्टोर को पूरे क्षेत्र का विश्वसनीय केंद्र बना दिया। सेठ राधेश्याम देखकर गदगद होते थे कि उनका खोया हुआ बेटा सच्चे मार्ग पर लौट आया है और उन्हें एक और बेटा मोहन के रूप में मिल गया है। पर शांति अक्सर अग्नि परीक्षा से पहले का शांत वातावरण होती है। एक दिन गांव में एक नया सेठ आया, राम सिंह, एक बड़ा साहूकार जो पास के शहर में कई दुकानों का मालिक था। उसकी नजर इस फलते फूलते छोटे दुकान और गांव के लोगों के मोहन के प्रति अटूट विश्वास पर पड़ी। ईर्ष्या और लालच में उसने फैसला किया कि वह इस दुकान को खरीद लेगा या नष्ट कर देगा। उसने पहले मोहन के पास एक आकर्षक प्रस्ताव भेजा, दुकान की कीमत से 2 गुनी राशि। मोहन ने विनम्रता से मना कर दिया। यह दुकान सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, गांव के विश्वास का प्रतीक है। राम सिंह नाराज हो गया। उसने गांव के बाहर एक विशाल आधुनिक स्टोर खोला और मोहन की दुकान से आधे दाम पर सामान बेचना शुरू कर दिया। उसने अफवाह फैलाई कि मोहन मुनाफाखोरी करता है। शुरू में कुछ लोग सस्ते सामान के लालच में राम सिंह के पास चले गए। विक्रम चिंतित हो उठा। भैया, हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा। मोहन शांत रहा। विश्वास का बाजार कभी मंदा नहीं होता विक्रम, हम अपनी ईमानदारी से डटे रहेंगे। राम सिंह की चालें और गहरी हुईं। उसने मोहन के सप्लायरों को धमकाया कि वे मोहन को सामान न दें, पर मोहन की अच्छी प्रतिष्ठा के कारण कोई सप्लायर तैयार नहीं हुआ। तब राम सिंह ने अपनी अंतिम चाल चली। उसने गांव के पानी के एकमात्र स्रोत, वही कुआं जिसे मोहन ने खोदा था, कुआं के पास की जमीन खरीद ली और कुएं का रास्ता रोक दिया, यह कहकर कि यह अब उसकी निजी संपत्ति है। पूरा गांव पानी के संकट में फंस गया। लोगों में रोष फैलने लगा। राम सिंह ने ऐलान किया कि वह कुआं तभी खोलेगा जब गांव वाले मोहन की दुकान का बहिष्कार करें और उसके स्टोर से सामान खरीदें। मोहन ने गांव वालों को इकट्ठा किया। भाइयों, उसने कहा, मैं आपको विवश नहीं कर सकता। आपकी जरूरतें पहली प्राथमिकता हैं। पर तभी विक्रम आगे आया और बोला, नहीं, अगर हम आज अपने विश्वास को पानी के दाम बेच देंगे तो कल कोई हमारी आजादी, हमारी इज्जत भी खरीद लेगा। पानी का विकल्प ढूंढते हैं, पर विश्वास का विकल्प नहीं होता। गांव के लोगों ने एक स्वर में मोहन का समर्थन किया। बुजुर्गों ने याद दिलाया कि पुराने जमाने में गांव में एक और छिपा हुआ पानी का स्रोत था। सबने मिलकर उसे ढूंढ निकाला और एक नया कुआं बनाया। राम सिंह की चाल विफल हो गई। उल्टे गांव की एकजुटता देखकर उसके अपने कर्मचारी भी शर्मिंदा हुए। अंततः राम सिंह की दुकान बंद हो गई, क्योंकि बिना विश्वास के व्यापार टिक नहीं सकता। मोहन की दुकान न सिर्फ बची बल्कि और मजबूत हुई। उस दुकान ने अब एक सामुदायिक न्यास का रूप ले लिया। मोहन और विक्रम ने दुकान के मुनाफे से गांव में एक छोटा स्कूल और एक औषधालय बनवाया। वह सोने का खजाना जो एक दिन कुएं से निकला था, आज पूरे गांव की समृद्धि के रूप में फल फूल रहा था। सेठ राधेश्याम, मोहन और विक्रम उसी कुएं के पास बैठे हैं,
जहां से सबकी शुरुआत हुई थी। सेठ कहते हैं, मोहन, तूने सिखाया कि ईमानदारी सिर्फ सोना नहीं कमाती, बल्कि सोने जैसे इंसान भी गढ़ती है। विक्रम मुस्कुराता है और भैया ने सिखाया कि विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। मोहन दूर उगते तारों की ओर देखता हुआ कहता है, नहीं, यह खजाना हम सबने मिलकर बनाया है और अब यह हमारी विरासत है, न सिर्फ हमारी बल्कि आने वाली हर पीढ़ी की। और इस तरह एक मजदूर की ईमानदारी ने न सिर्फ उसकी बल्कि एक भटके हुए युवक, एक पूरे गांव और आने वाली पीढ़ियों की नियति बदल दी। ईमानदारी का वह खजाना आज भी उस गांव में ज्यों का त्यों है, बस उसका रूप बदल गया है। अब वह स्कूल में बच्चों की किलकारी, औषधालय में रोगी की प्रार्थना और हर घर की मुस्कान में बसता है। प्यारे साथियों, ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर ये कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगली कहानी जल्द ही आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। धन्यवाद।